एक बात सुनिए, इस्लाम में आप किसी गैर महिला को हाथ लगाना दूर के बाद आप 3 मर्तबा देख नहीं सकते उसको, और शादी के बाद ही आप उसको हाथ लगा सकते हैं, वो आपको हाथ लगा सकती है। अब कोई अडल्ट, उसको राइट है, लिव इन रिलेशनशिप था, उसने जो कुछ किया वो कंडेमनेबल है, अल्फाज नहीं हो तो हैवान है, उसको इंसान नहीं बोल सकते आफ्ताब को, मगर उसको आप ले जाकर एक रिलीजन से जोड़ रहे हैं। तो फिर आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नामी शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के सर को काट के जिस्म के 6 टुकड़े कर दिए, वो क्या था? एक मां बाप ने इंटरकास्ट मैरिज की, नॉन मुस्लिम थे, अपनी बेटी की गोली मारकर सूटकेस में बॉडी फेंक दी उसकी। उत्तर प्रदेश में एक नॉन मुस्लिम साहब ने अपनी बीवी को कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उनके पैर की मसाज नहीं करती थी। एक साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सेलफोन और टीवी का डिमांड करती थी। इस देश में महिलाओं पर जुल्म होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि मर्द हजरात के दिमागों में एक बीमारी करने की, उस बीमारी का इलाज करना है। अगर भाजपा इस तरह की जबान में बात है तो वो उन पीड़ित महिलाओं की बेइज्जती कर रही है। आप उसको मजहब का चश्मा लगाकर आप जो महिला पर जुल्म हो रहा है उसको आप तो जनरलाइज कर दे रहे हैं। नहीं, जनरलाइज उन्होंने उनके बयान में उन्होंने उसको बताया कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अब ये जानकारी उनके पास कहां से है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आफ्ताब जो है इसकी ये दोस्ती केवल हिंदू लड़कियों से करता था, और इसने पुलिस को ये बताया कि हिंदू लड़कियां इसलिए क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा को मैं कोट कर रहा हूं, वो कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं आफ्ताब का। अब देखिए, आप इस तरह अगर कह रहे हैं तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनसे? आप बताइए। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उनको आप? इसमें कहां से मुसलमान और कहां से इमोशनल आ जाता है? क्यों आप इस रिलीजन देख रहे हैं? भाई कई लोग ऐसा महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? एक टीवी पर एक शख्स था, उसने अपना नाम मुसलमान बताया, यूपी की पुलिस ने पकड़ा, बाद में मालूम हुआ कि मुसलमान नहीं है वो, उसके ऊपर भी इल्जाम लग गया। आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं ना, मगर ये क्यों करके जीतना चाह रहे हैं आप? तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि जज्बाती इमोशनल होती, बिल्किस बानो का किस्सा क्या है बताओ फिर? आप बिल्किस बानो के, उसकी बेटी के हत्या करने वालों को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिए, तो क्या आप इमोशनल हो गए थे उन किलर्स के बारे में और उनको छोड़ दिया आपने? बताइए। यहां से वो आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आइए। और उन्होंने ये कहा, अब फिर उन्हीं शख्स की वो इन मुद्दों पर ज्यादा बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मर्द एक शादी करता है तो हर मजहब के आदमी को एक ही शादी करने की इजाजत होनी चाहिए, और इसका इलाज है यूसीसी। हम बता रहे हैं, हम एक शादी करके परेशान हैं, और हमारी वाइफ सुन रही होगी, इंतजार में बैठी होगी, घर कब आएंगे पूछेंगे इस बारे में। एक बात सुनिए, गवर्नमेंट का डेटा है जिसमें मुसलमान और हमारे हिंदू भाई जो सेकंड वाइफ रखते ज्यादा फर्क नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th हुआ है उसमें डेटा रिलीज कर दें, किसकी सेकंड वाइफ है बताइए आप? किस समुदाय किसकी सेकंड वाइफ है? आप बताइए ना, पूछिए, डेटा दीजिए। आप समझते नहीं है, आप 2 शादी, भाई आपके पास डेटा है, निकालिए, बताइए उसको। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम में लेकर आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ला सकते हैं, नागालैंड मिजोरम में, जहां पर 2 बीवी नहीं, जहां पर एक महिला 4 शादी कर सकती है, जिसको पॉलीएंड्री कहते हैं। उनके कल्चर का प्रोटेक्शन हमने संविधान में दिया है। मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन में आर्टिकल 29 से लेता हूं, जो अनफेटर्ड राइट है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या आप जाकर एप्पल ऑर्चर्ड की जमीन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, सेक्शन 18 टेनेंसी एक्ट है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आप लगा दिए और मुसलमान को कलेक्टर परमिशन नहीं देता। आपको मालूम सर, कच्छ में मलधारी एक एरिया है, वहां पर पूरे मुसलमान सिंधी स्पीकिंग है, नोमैड्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं देते। डांग के फॉरेस्ट में क्योंकि नॉन मुस्लिम है उनको आपने दे दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट मुसलमानों को, ईसाइयों को दीजिए, आप नहीं देते। 3000 करोड़ का फायदा आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दे दिया। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? सरल भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड दर्शक सब समझते ही हैं कि सामाजिक कायदे कानून जो है वो सबके बराबर होने चाहिए। शादी ब्याह के मामले, इनहेरिटेंस का मामला, सब तलाक का मामला। अच्छा, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड में बच्चों को हिस्सा मिलेगा? एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलेगा? कन्यादान हो गया, खत्म कर देंगे आप? बताइए, बोलिए। दया भागा स्कूल ऑफ थॉट हो गया, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाएगा? बताइए हमको। आप इस देश की खूबसूरती इसका प्लूरलिज्म है। आप बार बार बोलते हैं एक देश एक कानून, तो फिर स्टेट लिस्ट क्यों है, कंकरेंट लिस्ट क्यों है, यूनियन लिस्ट क्यों है? तो संविधान बनाने वालों ने बोला कि डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। देखिए, वो डिजायरेबल है नहीं, अलग बात है, मगर आप तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो ये भी तो है कि पूरे शराब पर पाबंदी आयद कर दो। यहां पर शराब की पाबंदी है, मगर लोग फिर भी रात में टॉनिक पीते हैं, मैं देखा हूं। घर पर डिलीवरी होती है, मैं सुना हूं, नहीं मालूम। एक काम करिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, पूरे देश को बोल दीजिए कि महिलाओं के लिए फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट कहीं पर शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया। रोड पर निकल कर आ जाएगी जनता, मुर्दाबाद के नारे लगाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि पूरी देश की दौलत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं। 50% देश की दौलत 7 लोगों के पास है। कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं? बताइए हमको।
लेकिन शुरुआत तो हो गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां गुजरात, सब जगह कमेटियां बना दी गई हैं और होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2024 से पहले देश की 2/3 राज्यों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, फिर पार्लियामेंट देखेगी हम आगे क्या करना है। एक बात सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, स्टेट उसको ओवररूल कर सकती है। और आप बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। जिसको रिलीजन का लॉ पसंद नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस्तेमाल करिए ना आप। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 21 में जो मैरिज और इनहेरिटेंस का मसला आपने मुसलमानों को हटा दिया उससे। स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 है, आपने आदिवासियों को हटा दिया। मैं आपको बता रहा था, ये बोलते ना कि जेंडर जस्टिस के लिए, सर 90 लाख भारत में बेटियां फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से गायब हो चुकी है, मिसिंग। कौन जिम्मेदारी लेगा उसमें? 90 में 82% उसमें नॉन मुस्लिम फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ है। आप, ये तो फैक्ट्स है ना। हमने कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज का कानून बना दिया हमने, फिर भी उसमें चाइल्ड मैरिज 82% हिंदू भाइयों की होती है। सर कोई कानून बनाया, उसकी अवहेलना हो रही है, इसका मतलब कि थोड़ी ना, आप किसी और चीज़ का कानून नहीं बना सकते। नहीं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। हम ये कह रहे हैं कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि आर्टिकल 29 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने कल्चर का हिस्सा मेरा जो है आप नहीं छीन सकते मुझसे। ये लंबी बहस हो जाएगी इस पर। एक सवाल आपके लिए। वैसे साहब आपकी ख्वाहिश क्या है? आप बिहार गए, 5 सीट लड़े, 5 सीट जीते, 4 आपके चले। वैसे गए, आप यूपी गए, आप एक भी सीट नहीं जीते। अभी तक ये मुसलमानों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वैसे साहब बोलते तो अच्छा है, सुनने आते हैं, वोट देंगे, वैसे साहब जीतेंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। आप बनना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं? नहीं, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी बनना मेरी ख्वाहिश नहीं है। जिनकी ख्वाहिश है वो पूरी करे। मेरा मकसद ये है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, शराकतदारी की जमहूरियत। इस पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान आपको नजर आता है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम चुनाव लड़ते हैं, 400 सीट पर बसपा और कांग्रेस लड़ी, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए भाग जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। बिहार में हमारी जो लड़ाई थी वो सीमांचल की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई थी, आज भी है, कल भी रहेगी। वो जो 4 विधायक भागे हैं उन्होंने सीमांचल की जनता से धोखा दिया। और देखना आप, जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे पूरे के पूरे हारेंगे और राजद भी हारेगी इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो हमारा लड़ रहे हैं। मेरा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति को और मजबूत किया जाए, और सिर्फ जज्बाती तकारीर से बिल्कुल सही नहीं होता, मगर हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट, कितने मुसलमान जीते हैं। बीजेपी तो खैर हाथ मिलाने तैयार नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों के हाथ को खाली रखना चाहती है और छोटा रिचार्ज मुसलमानों के हाथ में झाड़ू देना चाहती है। तो चुनता नहीं, जिनको चुनता है वो आपको धोखा दे देते हैं। वो छोड़ दीजिए, जो जमीर फरोश है वो तो धोखा देते रहेंगे। अब कांग्रेस के भी छोड़ के भाग गए, यहां से भी भाग गए। मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, हर विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन हो। और मेरा मानना है कि देखिए, ये सफर आसान नहीं है। हमारी पार्टी की, इसकी आप हैदराबाद देखेंगे, तेलंगाना, आंध्रा देखेंगे तो टाइम ही लगता है। हमको इस कठिन राहों से गुजरना है, इस धोखेबाजी का, इन तकालीफ का सामना करना पड़ेगा, मगर हम अपने राह पे चलेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे इंशाल्लाह। आपने एक दिन पहले बड़ा इमोशनल भाषण दिया जब आपने कब्रिस्तान की बात की। आपने कहा ना कि कब्रिस्तान तक साथ रहूंगा, तो उस कब्रिस्तान तक आपके साथ रहूंगा। हाँ। कब्रिस्तान आपके कंधों पर जाऊं, क्या कहना चाह रहे थे आप? तो भाई, जब तक जिंदा रहूंगा, जनता के दरमियान में रहूंगा, लड़ूंगा। और जब इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया तो उन्हीं के कंधों पर कब्रिस्तान जाएंगे। और क्या है, जाना तो सबको है दुनिया से, कोई ज्यादा रहने वाला नहीं है। ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, हर एक का कभी, शायद मेरा जल्दी आपका बाद में है, मगर जाना तो है। उसका मकसद वही है कि मेरा कमिटमेंट इस जनता से है, जब तक जिंदा रहूंगा मैं लड़ता रहूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी आप हैदराबाद, महाराष्ट्र की 1 सीट, इसके बाद 2 एमपी, अभी तक इतना ही तक पहुंच पाए हैं? महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं। कितने दिन रहेंगे? अरे अभी तक तो है। बिहार में 4 से चले गए। नहीं, देखिए, कम से कम उनको क्रेडिट दीजिए कि शिवसेना की तरह कूद कर नहीं गए शिंदे में। इतना तो क्रेडिट दीजिए हमारे दोनों मुफ्ती इस्माइल साहब को और फारूक शाह को, कि टिके हुए हैं। जिसको आपने ईमान फरोश कहा, अपने कैंडिडेट को जो उतारा था, 14 से 13 रह गए, उसने आपको फिर वही बी टीम बता दिया, बोले ये तो बीजेपी के लिए बैटिंग करना है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि उसके लिए हम जाके जनसभा किए। 12,000 जनता थी बापूनगर में, और वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट मुझे बताया गया 6,000 वोट से हार गया था। उसको हमने जनता को पूछा कि इनको हम फूल का हार पिना दें या आपके नए विधायक बने, बोले पिनाइए। हमने पिना दिया। अब उसके 2 दिन के बाद मोहतरम बिक जाते हैं तो मैं क्या करूं। मगर कांग्रेस पार्टी, देखिए, महाराष्ट्र में अगर इनके विधायक चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात चले जाते, तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल टेररिज्म भाजपा कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? माने आप करेंगे तो सब अच्छा है। वो भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। वो राजस्थान में तोड़ रहे हैं, राजस्थान में तोड़ रहे हैं। जादूगर पायलट के खिलाफ हो गया है। अब मैं क्या करूं उसका, मैं जिम्मेदार हूं उसका, बताइए। अब बेचारे पायलट ऑटो पायलट पर हैं या किस पे मुझे नहीं मालूम। कहां आप चल रहे हैं? अरे भाई, जंग गुजरात में हो रही है, आप सरहद से निकल गए। चुनाव की बात नहीं, हम तो पूरे देश में मैसेज देने के लिए निकले हुए हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। हाँ, जाइए, पैदल जाइए, रोड पे चलते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। अरे उनको आपने एक बार आपने ये भी कहा, एक बड़ा बाबा एक छोटा बाबा। हाँ, बड़ा बाबा है वो, छोटे बाबा है, सब बाबा बनने जा रहे हैं ना, सब वही तो ड्रामा हो रहा है।
लेकिन एक चीज जो हुई, जो इससे पहले आपकी पब्लिक मीटिंग से कभी नहीं देखने को मिलती थी गुजरात में, आपकी मीटिंग के अंदर आपके सामने काला झंडा दिखाया गया, मोदी मोदी के नारे लगे। आप मानते हैं कि वो जेन्युइन था या स्पॉन्सर्ड था? ये असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दिल है। मोदी जी अमित शाह के झंडे में अगर बिल्किस बानो जस्टिस का मुतालबा करेंगे तो क्या कहेंगे मोदी जी और अमित शाह? और सिर्फ 4 लोग थे, 10,000 का मजमा था, और हमने कहा कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। कोई बात नहीं, आपको राइट है, आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्किस बानो का जिक्र किया तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, करिए, आप काली झंडियां लहराइए, गोली तो चला चुके हैं, कुछ भी करिए, मगर हम इस रास्ते से नहीं हटने वाले, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब गोली तो चली थी, उसके बाद आपकी ट्रेन पर पत्थर फेंका गया, ऐसा आपने बोला। अब वो उसके बारे में फिर वो कहते हैं कि ओवैसी साहब जो है ड्रामेटिक बातें करते हैं। छोड़ दीजिए ना, वो की रफ्तार पे ट्रेन चल रही, कौन पत्थर मार देगा, और देख करके कि ओवैसी की कान पे लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखकर मारिए, हम बता देते हैं कौन सी सीट पर बैठे हैं। वो बोलते आपकी सीट पे लगा ही नहीं था। हाँ, नहीं लगा, बाजू की सीट पर लगा, और यह कह दिया गया कि बाजू से ट्रेन गई तो पत्थर उछल कर लग गया। लॉ ऑफ ग्रेविटी, माशाल्लाह, देख लीजिए आप, मैं बड़े विज्ञान लोग हैं ये, मैं तारीफ करता हूं इनकी। नहीं तो गुजरात में भी कोई आपको निशाना बनाना चाहता है मतलब? अरे हम तो हर एक के निशाने पर हैं, मैं तो कहूं ना, मैं तो सबकी लैला हूं। मजनू कौन है? मजनू कौन है? बहुत हैं, बहुत हैं। एक आपका दिल किस पर आया? हाँ? आपका दिल किस पर आया? अभी ज्यादा ओपन मत करिए, घर वापस जाना कर ही है, दीजिए, चुनाव है। उसी पर रुक जाइए, दिल एक ही पर आता है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि गुजरात में एक सेक्शन है मुस्लिम वोटर्स का जो बीजेपी को भी वोट देता है, नरेंद्र मोदी को पसंद करता है? देखिए, 2014 में, 2019 में सीएसडीएस का डेटा ये कहता है कि 6% मुसलमानों का वोट 2014 में मोदी जी को मिला, 2019 में मिला। 31% हिंदू वोट 2014 में मिला, और 2019 आते आते 37% हो गया। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि ये लोग जो हमको गाली देते हैं, भैया डेटा पढ़ो, अगर तुमको पढ़ना नहीं आता तो जिसको समझो उससे पढ़वा लो और समझो, वो देखो आप। नहीं, उसी सीएसडीएस लोक नीति का डेटा ये भी कहता है कि 2012 में गुजरात के चुनाव में 20% मुस्लिम वोट मिला था नरेंद्र मोदी को। नहीं, 20% का मैं नहीं पढ़ा हूं, 6% का जरूर पढ़ा हूं। मगर अगर वोट मिल भी रहा है तो ये कौन सा इंसाफ आप गुजरात के मुसलमानों से कर रहे हैं कि 1984 से एक लास्ट मुसलमान एमपी बना था? ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि उनके इलाकों को डेवलप नहीं करते आप? ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में आपने स्कूलों को बंद कर दिया? आपका कानून है कि 100 बच्चे हैं तो बंद नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए, आपने मर्ज कर दिया। रखियाल की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं रखियाल एरिया की। आप तो वोट ले रहे हैं मगर कर क्या रहे हैं आप? कहते हैं हमें कोई एक स्कीम बताइए, सेंटर की स्कीम हो, गुजरात की, उनकी किसी राज्य की स्कीम हो जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जिसका फायदा